बहू, अगर इस बार भी तूने अपने भाई से कहकर हमारे सुमित का टेंडर पास नहीं करवाया तो समझ लेना इस घर में तेरी विदाई तय है। बहुत देख ली तेरी ये सोफे जैसी शराफत। ड्राइंग रूम में गूंजती अपनी सास कौशल्या देवी की यह तीखी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ से सिलाई की सुई छूटकर सीधे मेरी उंगली में चुभ गई। खून की एक छोटी सी बूंद उभर आई, पर उस दर्द से कहीं ज़्यादा गहरी टीस मेरे स्वाभिमान को लगी थी। माँ जी, मेरे भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी पूरी तरह ईमानदारी से काम करती है। सुमित की कंपनी के कागजात और पिछला रिकॉर्ड सही नहीं है, इसलिए वे सरकारी नियमों के खिलाफ जाकर यह टेंडर सुमित को नहीं दे सकते। मैं अपने भाई पर गलत काम करने का दबाव नहीं डालूंगी। मैंने अपनी उंगली को दबाते हुए लेकिन बेहद सीधे हुए शब्दों में कहा, अच्छा, अब तू हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगी। भूल मत कि तू इस घर की बहू है, तेरे भाई की चमची नहीं। कौशल्या जी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गईं। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरे पति सुमित दिखने में बेहद सीधे और शांत थे, लेकिन अंदर से वो अपनी माँ के पक्के मोहरे थे। सुमित का बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा था, क्योंकि उन्हें रातों रात अमीर बनने और शॉर्टकट अपनाने की आदत थी। मेरे मायके वाले आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत थे और यही बात मेरी सास और सुमित की आंखों में खटकती थी। उनका मानना था कि जब दामाद मुसीबत में हो तो ससुराल वालों को अपनी तिजोरी खोल देनी चाहिए, चाहे दामाद खुद कितना ही कामचोर क्यों ना हो। असली खेल तब शुरू हुआ जब सुमित को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए भारी रकम की ज़रूरत थी। मेरे पिता ने अपनी वसीयत में मेरे नाम एक पुश्तैनी हवेली और मोटी रकम की एफडी छोड़ी थी, जिसे मैं अपने भविष्य और अपने आने वाले बच्चे के लिए सुरक्षित रखना चाहती थी। एक शाम सुमित ऑफिस से लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वह सीधे अपनी माँ के कमरे में गए। मैं उनके लिए पानी लेकर जा रही थी, तभी बंद दरवाजे के पीछे से आती फुसफुसाहट ने मेरे कदम रोक दिए। माँ, अगर इस बार 25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो मार्केट में मेरी साख पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। लेनदार घर तक आ जाएंगे। रीमा से कहो कि वह अपनी एफडी तुड़वाए। सुमित की आवाज़ में हताशा थी। तू चिंता मत कर बेटा, यह रीमा सीधे रास्ते से पैसे नहीं देगी। इसके मायके का घमंड बहुत बढ़ गया है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यह खुद रोती हुई अपनी संपत्ति तेरे नाम कर दे और किसी को कानों कान खबर भी ना हो। कौशल्या जी की आवाज़ में एक घिनौनी साजिश की बू आ रही थी। लेकिन माँ, हम करेंगे क्या? सुमित ने पूछा। हम इसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे। जब समाज और परिवार के सामने इसकी इज्जत नीलाम होने लगेगी, तब यह अपनी जुबान बंद रखने और रिश्ता बचाने के लिए सब कुछ हमारे कदमों में डाल देगी। कल मेरा भांजा राहुल आ रहा है, वह इस काम में हमारी मदद करेगा। यह सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। जिस पति को मैंने अपना सर्वस्व माना था, वह सिर्फ पैसों के लिए मेरी अस्मत और चरित्र का सौदा करने को तैयार था। डर के मारे मेरा गला सूख गया था, लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर की सहमी हुई औरत एक शेरनी में बदल गई। मैंने तय कर लिया कि अब रोने का नहीं, बल्कि
इन भेड़ियों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। कौशल्या जी का भांजा राहुल हमारे घर रहने आया। वह जानबूझकर मेरे आसपास मंडराता, अजीब बातें करता और सुमित के सामने ऐसे नाटक करता जैसे मेरे और उसके बीच कोई गहरा रिश्ता हो। सुमित ने भी नाटक शुरू कर दिया। रीमा, मुझे तुम पर शक हो रहा है। राहुल के साथ तुम्हारी ये नज़दीकियाँ मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। मैंने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि मुझे पता था कि सुमित सिर्फ एक झूठा आधार तैयार कर रहा था ताकि समाज के सामने मुझे चरित्रहीन साबित करके मेरी संपत्ति हड़प सके और मुझे घर से निकाल सके। मैंने तुरंत अपनी सहेली कीर्ति को फ़ोन किया, जो साइबर क्राइम सेल में एक सीनियर अधिकारी थी। कीर्ति ने मुझसे कहा, रीमा, भावना में बहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ सबूतों के आगे झुकते हैं। तुम्हें हर एक हरकत को रिकॉर्ड करना होगा। मैंने चुपके से घर के ड्राइंग एरिया, कौशल्या जी के कमरे और हॉल में छोटे स्पाई कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर फिट कर दिए। 2 दिन के भीतर मेरे पास वो सारे पुख्ता सबूत आ गए जो उनकी असलियत खोलने के लिए काफ़ी थे। एक वीडियो में राहुल और सुमित बैठकर हंस रहे थे और राहुल कह रहा था, जीजा जी, कल दोपहर जब आप घर आएंगे तो मैं रीमा के कमरे में जाऊंगा। आप पीछे से अपनी माँ और 4 पड़ोसियों को लेकर आ जाना। सब खेल ख़त्म। रीमा बदनाम हो जाएगी और फिर जो कागज़ चाहो साइन करवा लेना। वह शुक्रवार की दोपहर थी। योजना के मुताबिक राहुल मेरे कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कमरे के अंदर का नज़ारा बदला हुआ था। मैंने पहले ही अपने भाई और कीर्ति को पुलिस बल के साथ घर के पिछले दरवाजे से बुलाकर दूसरे कमरे में छुपा दिया था। जैसे ही राहुल ने कमरे में कदम रखा और ज़बरदस्ती करने का नाटक करने लगा, ठीक उसी वक्त सुमित, कौशल्या जी और सोसाइटी के 3 सम्मानित पड़ोसियों को लेकर धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए। देखो देखो इस औरत की करतूत, मेरे पीठ पीछे यह मेरे ही भाई के साथ। सुमित चिल्लाया मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। कौशल्या जी ने अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी। हाय री किस्मत, ऐसी कुलच्छड़ी बहू मिली जो हमारे खानदान की नाक कटवा रही है। पड़ोसी हैरान परेशान देख रहे थे। सुमित ने चिल्लाकर कहा, रीमा, तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें हर्जाने के तौर पर सारी संपत्ति और वो 25 लाख की एफडी मेरे नाम करनी होगी, नहीं तो मैं ये बात पूरे समाज में फैला दूंगा। मैं अपनी जगह पर शांत खड़ी रही। मेरे चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही आंसू। मैंने सोफे पर रखे रिमोट को उठाया और हॉल में लगे बड़े टीवी स्क्रीन को ऑन कर दिया। सुमित, थोड़ा सब्र करो, फिल्म का क्लाइमैक्स तो भी बाकी है, मैंने ठंडे लहजे में कहा। टीवी स्क्रीन पर वीडियो प्ले होते ही सुमित और कौशल्या जी के चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे दोनों माँ बेटे राहुल के साथ मिलकर मुझे फंसाने और मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहे थे। वीडियो में सुमित खुद कह रहा था, इस बार इसके दस्तखत मिल जाएं, फिर इस सीमा को धक्के मार कर निकाल दूंगा। यह देखकर साथ आए पड़ोसी थू-थू करने लगे। शर्म आनी चाहिए सुमित, पैसों के लिए अपनी पत्नी पर ऐसा घिनौना इल्जाम। कौशल्या जी लड़खड़ाते हुए बोली, वाह बेटा सुमित, यह वीडियो नकली है। यह लड़की हमें फंसा रही है।
अब नाटक बंद कीजिए माँ जी, मैंने कड़कती आवाज़ में कहा। तभी दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मेरी सहेली कीर्ति और मेरा भाई बाहर आ गए। पुलिस को देखते ही राहुल के घुटने टिक गए। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो सुमित और मौसी ने लालच दिया था कि संपत्ति हाथ आते ही 5 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। मेरा कोई कसूर नहीं है। कीर्ति ने आगे बढ़कर सुमित, राहुल के हाथों में हथकड़ियाँ पहनवा दी। सुमित कुमार और कौशल्या देवी, आप दोनों पर जालसाजी, मानसिक प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग और एक महिला के चरित्र को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कौशल्या जी रोते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ी। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मेरे बुढ़ापे पर तरस खा, हमें जेल मत भिजवा। मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। मेरी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। माँ जी, अब आप एक बेगुनाह औरत की आबरू और ज़िंदगी नीलाम कर रही थी। तब आपका बुढ़ापा कहाँ था? जो सुमित अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वह समाज का क्या होगा? अब आपके इस स्त्रीय चरित्र और लालच का फैसला अदालत ही करेगी। पुलिस उन तीनों को घसीटते हुए ले गई। पड़ोसी भी सुमित के परिवार को धिक्कारते हुए चले गए। घर में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। मैंने अपना बैग उठाया, अपने पिता की वसीयत के कागजात को सीने से लगाया और उस घर की चौखट को हमेशा के लिए पार कर गई। रिश्ते भरोसे और सम्मान से बनते हैं। लालच और साजिशों की बुनियाद पर टिके महल एक ना एक दिन ढह ही जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।